गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक है द हार्ट ऑफ द स्टेट कोर एरिया। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। विश्व के अधिकांश राज्यों राजनीतिक भौगोलिक विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट रूप से उभर आती है कि राज्यों के भौगोलिक अस्तित्व का विकास प्रारंभिक रूप से राज्य विचारधारा और उसके क्षेत्रीय केंद्र से हुआ है। वर्तमान संगठित राज्यों के विकास के पहले चरण में मानव समूह में राजनीतिक विचारधारा की समानता रहने पर वह मानव समूह राजनीतिक रूप से संगठित माना जाता था। कालांतर में उसमें अधिकार और समूह सुरक्षा की भावना विकसित होने पर समूह का क्षेत्रीय अस्तित्व प्रारंभ हुआ। ये क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिकोण से अनुकूल एवं मानव की जीवन यापन हेतु संपूर्ण सुविधाओं से युक्त थे। धीरे धीरे मानव समूह उस क्षेत्र में कृषि, आवागमन, पशुपालन और विविध क्रियाकलाप विकसित करता गया। परिणाम स्वरूप वह क्षेत्रीय केंद्र विक्रम से चौतरफा फैलता गया और उसमें निवास करने वाली मानव जनसंख्या एक समान राज्य विचारधारा, सामाजिक और धार्मिक एकता आदि तथ्यों में एकीकृत बनी रही। बाद में वही प्रारंभिक क्षेत्रीय केंद्र एक विस्तृत एवं एकीकृत राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसीलिए राज्य के मूल क्षेत्र या कोर क्षेत्र राज्य के ऐसे भौगोलिक प्रारंभ बिंदु को कहते हैं। फेब्रे ने कहा कि विश्व में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसका कोई केंद्र अथवा भौगोलिक प्रारंभ बिंदु ना हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी स्थायी राज्य का मूल स्थल मुख्यतः उसका विकास केंद्र या पालना अथवा मध्य क्षेत्र होता है, जहां से राज्य का उद्भव, निर्माण एवं पोषण हुआ। विटलसे के अनुसार कोर क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां या जिसके आसपास किसी राज्य का उद्भव होता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ईस्ट के अनुसार कोर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी स्थिति राजधानी के चतुर्दिक होती है तथा जनसंख्या, संसाधन व राजनीतिक शक्ति में यह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति वाला होता है। इस प्रकार कोर क्षेत्र का उद्भव मानव पालना क्षेत्र के रूप में हुआ। इन क्षेत्रों में मानव आवश्यकता पूर्ति की क्षमता विद्यमान थी, जिससे लोगों का अनिवार्य आवश्यकताओं यथा भोजन, जल, आश्रय की पूर्ति हुई। नदी घाटियों के उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदानी भाग कृषि उत्पादों के केंद्र थे, जिससे मानव की भोजन की समस्या का निराकरण संभव हुआ। नदी जल से जल प्राप्ति व परिवहन, नौकायान, मत्स्य खेत आदि की सुविधा से ये क्षेत्र मानव बसाव हेतु आकर्षण का केंद्र बने। हार्टशॉन के अनुसार कोर क्षेत्र राष्ट्र या राज्य के उद्भव में ना तो पर्याप्त है और ना ही आवश्यक। इसमें आवश्यक तत्व सामान्य विचार है जो सभी प्रदेशों को, लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। ऐतिहासिक रूप से कुछ राज्यों में एक कोर क्षेत्र इस विचार को अन्य प्रदेशों में विस्तृत करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है, लेकिन समान विचार यहाँ वहाँ भी विकसित हो सकता है जहाँ कोर क्षेत्र स्थित ना हो। पाउंड्स एवं बाल ने अपने 25 यूरोपीय राज्यों के अध्ययन में 15 को स्पष्ट कोर वाले राज्य, 4 को परिधीय कोर तथा 6 में कोर क्षेत्र का अभाव बताया है। फिलब्रिक तथा जैदी ने क्रमशः संयुक्त राज्य के अमेरिका व पाकिस्तान के कोर क्षेत्रों के अध्ययन में कोर क्षेत्र को देश के आर्थिक केंद्र के रूप में स्वीकार किया है। डी ब्लिस के अनुसार यह आधार स्थापित करना संभव नहीं है जिसके कोर क्षेत्र की विश्वव्यापी परिभाषा एवं सीमाएं प्रस्तुत की जाएं। यूरोपीय निवेशवाद द्वारा प्रभावित राज्यों में कोर क्षेत्र समुद्र तट पर फैले हुए पाए जाते हैं, जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, घाना एवं अल्जीरिया। इसी प्रकार का विचार कसरप्सन व मेंघी ने भी व्यक्त किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कोर क्षेत्र संकल्पना को सरल ढंग से परिभाषित कर समझना सामान्यतः कठिन है, क्योंकि
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कोर क्षेत्रों का उद्भव भिन्न भिन्न परिस्थितियों व कारकों के प्रभाव से हुआ है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से राज्यों जो पहले उपनिवेश के रूप में थे, संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में उनका उद्भव उनकी वर्तमान सीमाओं के साथ हुआ। जब ये पैदा हुए तो पूर्ण विकसित थे। ये राज्य ऐसे अपवाद हैं जिनमें राज्य का विकास उनके कोर क्षेत्र के चतुर्धिक नहीं हुआ है, जैसे बेल्जियम, हॉलैंड, अल्बानिया, इज़राइल, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। अब कोर क्षेत्र की जो सामान्य विशेषताएं हैं जो लगभग सभी जगह देखने को मिलती हैं वो ये है कि कोर क्षेत्र प्राचीन काल से संकुलन क्षेत्र रहे हैं, मतलब जनसंख्या के भरे हुए क्षेत्र रहे हैं। दूसरा, ये क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी हैं। इनके चतुर्दिक सघन परिवहन जाल स्थापित होता है। ये महानगरों व राज्य की राजधानियों के उद्भव क्षेत्र हैं। कोर क्षेत्र राज्य के हृदय स्थल के रूप में रहे हैं। कोर क्षेत्र द्वारा राष्ट्र व राज्य संकल्पना के विकास में सहायता मिलती है और कोर क्षेत्र की तत्संबंधी राज्य पर सांस्कृतिक छाप देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि कोर क्षेत्र राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन काल क्रमानुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। संचार साधनों एवं नवीन तकनीक के विकास से राज्य के अनेक नए क्षेत्र कोर क्षेत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार यह कोई आवश्यक नहीं कि मूल क्षेत्र सदैव राज्य का हृदय स्थल बना रहे। बरघाट ने कोर क्षेत्र की विभिन्न स्थितियों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नाभिकीय कोर या न्यूक्लियर कोर, इसे जर्मिनल कोर भी कहते हैं। यह ऐसा कोर है जिसके चारों ओर राज्य ग्रंथियों का धीरे धीरे विकास संभव हुआ एवं जुड़ाव की प्रक्रिया से इसके चतुर्धिक राज्य का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। दूसरा है मौलिक कोर, ऐसे कोर क्षेत्र जो राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। और तीसरा है समसामयिक कोर या कंटेम्पररी कोर, वर्तमान समय में राज्य के ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक व आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है समसामयिक कोर कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कोर क्षेत्र राज्य के उद्भव का प्रारंभिक क्षेत्र है। यह राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र होता है और इसके चतुर्दिक राज्य का एक संगठित कार्यात्मक इकाई के रूप में विकास होता है। विश्व के प्रमुख कोर क्षेत्र कौन कौन से हैं? वर्तमान विश्व में छोटी बड़ी लगभग 200 राजनीतिक इकाइयां हैं, जिसमें से 175 प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। इनमें 166 राज्य संयुक्त राज्य संघ के सदस्य भी हैं। विश्व के वर्तमान राजनीतिक प्रतिरूप का उद्भव एक लंबी विकास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। प्राचीन काल में विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी। पृथ्वी तल का अधिकांश भाग मानव निवास के अयोग्य था। जनसंख्या संकेंद्रण स्थल के अत्यल्प भाग तक ही सीमित था। अत्यल्प भाग से मेरा तात्पर्य है नदी घाटियों के जो उपजाऊ बेसिन है उनके अंदर। इसी परिवेश द्वारा मानव की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इन क्षेत्रों से, जिन्हें मूल क्षेत्र कहा जाता है, जनसंख्या का प्रसार विश्व के अन्य भागों में हुआ। विकास के पहले चरण में राज्यों का अस्तित्व पहले एशिया महाद्वीप में ही था। गंगा व सिंधु घाटी, वांगहो, यांगसीक्वेंग घाटी में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं व राज्यों का उद्भव संभव हुआ। ये विश्व के महान सांस्कृतिक हृदय स्थल थे। विश्व में कोर क्षेत्रों के वितरण प्रतिरूप से स्पष्ट होता है कि नदी घाटियों के निचले बेसिन ही कोर क्षेत्र थे। महाद्वीपों के अनुसार कोर क्षेत्रों का वितरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। प्रमुख एशियाई देशों के मूल स्थल। एशियाई देशों के मूल स्थल की प्रकृति यूरोप के मूल स्थलों से कुछ अलग देखने को मिलती है। कुछ राज्यों का विकास यहाँ पर भी यद्यपि मूल स्थल से हुआ है एवं उनमें परिवर्तन विदेशी आक्रमणों के कारण होता रहा है। यहाँ के राज्यों के प्राकृतिक धरातल, क्षेत्र की भिन्नता एवं उसकी विशालता के कारण यहाँ मूल स्थलों की भिन्नता भी अधिक देखने को मिलती है। राज्यों के उत्थान पतन के साथ ही मूल स्थलों का विकास और विनाश भी जुड़ा हुआ है। अनेक बार युद्धों के कारण यहाँ के मूल स्थल नष्ट होकर भी पुनः विकसित हुए हैं, किंतु समुद्री परिवहन के विकास के साथ ये स्थल तटीय भागों की ओर विकसित होते गए। चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया,
वियतनाम आदि राज्यों के मूल स्थलों के विकास ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। राष्ट्र राज्यों के उद्भव और संख्या के दृष्टिकोण से एक और यदि यूरोप में मूल स्थल अधिक गतिशील या बहुसंख्यक रहे हैं, तो दूसरी ओर एशिया के मूल स्थल अधिक विस्तृत एवं प्राचीन रहे हैं। भारत के मूल स्थल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप संसार की विशालतम तथा एक निश्चित भौगोलिक इकाई है जिसकी पूर्ण रूप से प्राकृतिक सीमाएं हैं। भारतवर्ष में एक मूल स्थल का अभाव देखने को मिलता है। दिल्ली से गंगा के सहारे कोलकाता तक यद्यपि सबसे प्रमुखतम स्थल विस्तृत है। देश की सबसे अधिक घनी जनसंख्या और परिवहन का घना जाल भी इसी क्षेत्र में फैला है। सामुद्रिक व्यापार के कारण ब्रिटिश काल में बंदरगाहों की महत्ता अधिक दृष्टिगोचर होती है। इसी समय कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था, परंतु शीघ्र ही प्राचीन मूल स्थल दिल्ली राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दी गई। दूसरा मूल स्थल भारत का सुदूर दक्षिण में गोदावरी नदी से कन्याकुमारी तक का 4 द्रविड़ भाषी क्षेत्रों में है। चीन के मूल स्थल, विभिन्न समय में चीन के मूल स्थल भिन्न भिन्न रहे हैं तथा एक से अधिक बार कुछ मूल स्थल पुनः विकसित हुए हैं। देश का प्रारंभिक मूल स्थल उत्तर पश्चिम में स्थित वीहो घाटी, जिसे चीनी सभ्यता का पालना भी कहते हैं, तक सीमित था। सियान नगर इस घाटी में स्थित चीन की प्राचीन राजधानियों में से रहा है। वीहो घाटी स्थल के चारों ओर जुड़ाव प्रक्रिया के कारण चीन राज्य का विकास मुख्य रूप से मध्य दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर होने लगा तथा निचली हुआंगो के बाद यांगसी सीक्वांग की घाटी तथा दक्षिण में सीक्यांग डेल्टा क्षेत्र मूल स्थल बन गए। जापान का मूल स्थल, टोक्यो के उत्तर से दक्षिण में याकोहामा, नागोया, कोबे, ओसाका, कीटा, क्याशु शहरों को सम्मिलित करते हुए जापान के मूल स्थल का विस्तार है। जनसंख्या, परिवहन एवं आर्थिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा राजधानी टोक्यो भी यहीं स्थित है। उपरोक्त के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के मूल स्थलों में कंबोडिया का अकोर शहर का समीपवर्ती क्षेत्र, बर्मा में इरावदी नदी डेल्टा क्षेत्र, थाईलैंड में प्राचीन राजधानी अयुत्थ्य के निकट का क्षेत्र, ये सब मूल क्षेत्र में है। अब यूरोप के जो मूल स्थल हैं, यूरोप के कई राज्यों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक मूल स्थल से राज्य का विकास हुआ है। राज्य के विकास में अथवा राष्ट्रीय एकता के विकास में ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड आदि के मूल स्थलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रांस में पेरिस बेसिन के इले डी फ्रांस मूल स्थल से फ्रांस का उद्भव हुआ था। 10वीं शताब्दी के अंत तक पेरिस क्षेत्र राष्ट्रीय कार्यों का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया था एवं उस समय से वर्तमान तक यह फ्रांस का दृढ़ मूल स्थल है। पेरिस नगर सीन नदी पर स्थित है। फ्रांस में व्यापारिक दृष्टि से नदियों का महत्व रहा है। वर्तमान में फ्रांस का राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह प्रधानतम क्षेत्र है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड पर जब रोमन साम्राज्य का प्रथम ईसवी शताब्दी में आधिपत्य हुआ, उस समय से वर्तमान तक थेम्स नदी की घाटी मूल स्थल बना हुआ है। उस समय यद्यपि लंदन राज्य का बृहत्तम नगर और व्यापारिक केंद्र था, किंतु फिर भी रोमन कालीन ब्रिटेन की राजधानी लंदन नहीं होकर वहां से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित वेरुलियम नगर में थी। किंतु अंतिम एंग्लो सैक्सन राजा के शासनकाल में लंदन पुनः प्रमुखता के रूप में सामने आया तथा यह एक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में भी लंदन क्षेत्र ब्रिटेन का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। स्विट्जरलैंड में 13वीं शताब्दी में सेंट गोथार्ड दर्रे के खुल जाने से स्विट्जरलैंड का विकास हुआ। 4 फॉरेस्ट कैंटन को यहाँ का मूल स्थल सम्मिलित करता है। सर्वप्रथम स्वाधीनता का प्रारंभ यहीं से हुआ और अन्य कैंटन भी बाद में इसमें सम्मिलित होते चले गए। पोलैंड में ओडर और विस्चुला नदियों के मध्य के क्षेत्र में पोलिश राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ था
और यही इसका मूल स्थल भी बना। यह क्षेत्र उपजाऊ मैदानी है और दलदली क्षेत्रों से सुरक्षित भी है। पोलैंड का मूल स्थल यही है तथा यहाँ पर ही इसकी राजधानी और प्रधान चर्च भी था। इस क्षेत्र को वर्तमान में भी ग्रेट पोलैंड के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के मूल स्थल, उसमें अनेक राज्यों का अफ्रीका महाद्वीप में नवीनतम विकास हुआ है। इस कारण कई देशों के मूल स्थल विकास प्रक्रिया में हैं। दीर्घकाल तक अफ्रीका महाद्वीप अंधकार में महाद्वीप के रूप में रहा और इसका राजनीतिक नियंत्रण विदेशी शक्तियों के हाथों में रहा। केवल नील नदी की निचली घाटी तथा डेल्टा, जिसका केंद्र काहिरा है, न केवल मिस्र का बल्कि प्राचीन संसार का सबसे आद्यतम मूल स्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही रहा है, जबकि शेष अफ्रीकी राज्यों के मूल स्थल ना ही अधिक विकसित और ना ही अधिक प्रभावी थे। दक्षिणी अफ्रीका में 2 मूल स्थलों केप टाउन डरबन क्षेत्र तथा उच्च वेल्स एवं का आंतरिक भाग को प्रधान क्षेत्र के रूप में विकसित किया। अन्य अफ्रीकी देशों में मुख्यतः एक मूल स्थल है, जबकि कुछ देशों में उसका भी अभाव है। अधिकांश राज्यों में राजधानी के निकट का क्षेत्रीय मूल स्थल के रूप में है। उदाहरण कीनिया का नैरोबी क्षेत्र, युगांडा का बुगांडा प्रांत, जाम्बिया का तांबा उत्पादक क्षेत्र, सूडान का खार्तम क्षेत्र आदि प्रमुख है। उत्तरी अमेरिका के मूल क्षेत्र, मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों के आगमन के पश्चात उत्तरी अमेरिका के 2 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में मानव बसाव और अन्य आर्थिक विकास शुरू हुआ। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सहारे यहाँ के मूल स्थल का विकास हुआ। फिलब्रिक ने अपनी पुस्तक में उत्तरी अमेरिका के मूल स्थलों का विवेचन करते हुए बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी स्थल कनाडा के मूल स्थल से मिल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ये मूल स्थल प्रधान औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जिसके अंतर्गत दोनों राज्यों की 3/4 जनसंख्या और लगभग 10% क्षेत्र आता है। यह मूल क्षेत्र उन दोनों देशों की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक का केंद्र है। साथ ही ये दोनों क्षेत्र अनेक रूप से समानता भी रखते हैं। जैसे सबसे पहले राज्य का बसाव यहीं से शुरू हुआ, यही क्षेत्र क्रमिक विकास के केंद्र भी रहे तथा इसी क्षेत्र में दोनों देशों की राजधानियां भी स्थित हैं। लैटिन अमेरिका के मूल स्थल, प्लाट एवं जेम्स ने लैटिन अमेरिका के मूल स्थलों का वर्णन किया है, जिसमें से कुछ यूरोपीय लोगों के आने के पहले के हैं। लैटिन अमेरिका में लीमा और मेक्सिको शहर इंडियंस की संस्कृति के केंद्र रहे हैं। दक्षिण मध्य पठारी भाग में मेक्सिको का मूल क्षेत्र स्थित है, जहां राज्य की राजधानी तथा जनसंख्या एवं परिवहन की सर्वाधिक सघनता है। इसी प्रकार पीरू की लीमा मूल स्थल इनका साम्राज्य के काल से ही प्रमुख क्षेत्र रहा है तथा वर्तमान में भी यह राज्य की राजधानी और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। मध्य चिली का भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र चिली का मूल स्थल है, जहां देश की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। देश की राजधानी सेंटियागो भी यहीं स्थित है तथा आर्थिक दृष्टि से भी यह सबसे समृद्ध क्षेत्र है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के चारों ओर स्थित क्षेत्र देश का मूल स्थल है। इसी प्रकार इक्वाडोर का मूल स्थल 2 भागों में विभक्त है। पहला तटीय क्षेत्र में ग्वाक्विल शहर के चारों ओर तथा दूसरा राजधानी क्वेटा के चारों ओर का उपजाऊ क्षेत्र है। वेनेजुएला का विकास अधिक प्राचीन नहीं है तथा राजधानी काराकस का निकटवर्ती क्षेत्र यहाँ का प्रमुख स्थल है। इसी प्रकार बोलीविया में भी निश्चित मूल स्थल का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ लापाज और सुक्रे 2 शहरों में राजधानी के कार्य विभक्त हैं। पैराग्वे का मुख्य क्षेत्र असुनक्वाइन के चारों ओर स्थित है। अर्जेंटीना का महत्वपूर्ण क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जो कि पंपास क्षेत्र में ब्यूनस आयर्स के चारों ओर केंद्रित है। यूराग्वे का मूल स्थल भी अर्जेंटीना से समानता रखता है तथा यहाँ की राजधानी मॉन्टेविडियो प्रमुख शहर भी है। ब्राज़ील का मूल स्थल पूर्वी तटीय भागों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का भाग है, जहाँ रायो डी जेनेरो और सायो पोलो प्रमुख केंद्र के रूप में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल स्थल, राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया का मूल स्थल स्थित है, जहाँ मेलबोर्न और सिडनी इसके मूल केंद्र के रूप में है। यह क्षेत्र प्रमुख कृषि क्रियाकलापों, पर्याप्त जनसंख्या, औद्योगिक एवं परिवहन के साधनों की दृष्टि से विकसित है तथा यहीं पर राजधानी कैनबेरा भी है।
इस प्रमुख क्षेत्र के अतिरिक्त यहाँ अन्य केंद्र भी गौण क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे इस प्रधान क्षेत्र के उत्तर में ब्रिस्बेन, पश्चिम में एडिलेड तथा पश्चिमी तट पर पर्थ के निकट एक अन्य गौण केंद्र विकसित हुआ है। उपरोक्त सारे विवेचन से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि मूल स्थल की राजनीति भूगोल में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक देश के मूल स्थल की यद्यपि समान मापदंड के द्वारा तुलना नहीं की जा सकती है, फिर भी समान स्तर के देशों के लिए यह एक माप अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार इसकी प्रकृति में भी प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों में भिन्नता के कारण भी अंतर आ जाता है। तो आज हम कर रहे थे राज्यों के हृदय स्थल या मूल क्षेत्र या कोर क्षेत्र। इसके साथ ही एक और हम टॉपिक अपना पूरा करते हैं। शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।